दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने लक्ष्य को प्रणाम करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जैसे कि वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, यानी कि ये कहा जाए तो प्रेम प्यार को इजहार करने का ये सप्ताह चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे वीक की शुरुआत कैसे हुई थी? एक किताब के मुताबिक इसे रोमन फेस्टिवल के तौर पर शुरू किया गया था। और जो संत वैलेंटाइन जो थे, वो दुनिया में प्यार को बढ़ावा देने में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने ये पूरे वीक को उसके लिए समर्पित किया था। लेकिन वैलेंटाइंस डे सिर्फ कपल ही मनाए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कपल इसे सेलिब्रेट करे। आप वैलेंटाइंस डे अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि प्यार जो है सिर्फ कपल्स के बीच में नहीं होता है। प्यार किसी के बीच में भी हो सकता है, दोस्तों के बीच में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है। और अपनों को स्पेशल फील कराने में किसी भी तरह की कोई भी बुराई नहीं होती। आप अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को स्पेशल फील करा सकते हैं। आप अपने ऑफिस कोलीग्स को भी स्पेशल फील करा सकते हैं। आप अपने घर में आने वाली मेड को भी स्पेशल फील करा सकते हैं। तो वैलेंटाइन डे वीक का जो मकसद है वो हर जगह सिर्फ प्रेम और प्यार को स्प्रेड करना है, लोगों के बीच में जो है एक अच्छा तालमेल बिठाना है, अच्छी बातें करना है। तो क्यों ना आप भी इस वैलेंटाइन वीक पर अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को कुछ स्पेशल तरह से ट्रीट करें, उन्हें सरप्राइज़ दें, उनके साथ लंच डेट्स पर जाए या डिनर डेट पर जाए और उनके साथ काफ़ी सारी अच्छी बातें करें। और अगर मन में कोई छोटी सी भी ग्रजेस है या कोई गुस्सा है या कुछ चीज़ें हैं तो वो खुल कर बोलें। इसी के साथ अगर आगे बढ़ें तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार मेले के तहत 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये 12वां और आखिरी रोजगार मेला है। पीएम मोदी ने दिल्ली में कर्मयोगी भवन की भी आधारशिला रखी। ये परिसर मिशन कर्मयोगी के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर युवा जानता है कि अगर वो कड़ी मेहनत करे तो वो अपने लिए जगह बना सकता है। 2014 से उन्होंने ऐसा कहा कि 2014 से हम युवाओं को विकास में भागीदारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और लगभग जो है काफ़ी ज़्यादा रोज़गार दिया जा रहा है, युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोदी जी ने साथ में कहा कि नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था और काफ़ी ज़्यादा देरी होती थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। जल्द से जल्द जो युवा हैं, जो कैपेबल लोग हैं, उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए नए नए प्लेटफॉर्म्स तैयार किया जाएगा। साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और आज के तिथि और आज का वार जानते हैं। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 फरवरी 2024, दिन मंगलवार। और आज के विचार की तरफ भी बढ़ते हैं। कहा गया है कि जब तक जीना है तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। यानी कि जब तक ये हमारी पूरी लाइफ है, हमें तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहना है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वही हमें सब कुछ सिखाता है, हमारे को बेटर बनाने के लिए कोशिश करता है। और अब जान लेते हैं कि 13 फरवरी यानी कि आज के दिन का इतिहास क्या कहता है। आज ही के दिन 1678 में 13 फरवरी के ही दिन ही स्पेन में पुर्तगाल को एक अलग राष्ट्र स्वीकार किया गया था। 1966 में सोवियत संघ ने पूर्वी काजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में असंतुष्ट नोबेल विजेता अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन को सोवियत संघ से निकाला गया था। और आज ही के दिन 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नौसेना के लिए मुंबई स्थित मझगांव डॉक का शुभारंभ किया था। और 2021 यानी कि 13 फरवरी 2021 में उत्तरी अमेरिकी शीतकालीन तूफान ने टेक्सास और मेक्सिको के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया था, जिससे आधी आबादी प्रभावित हुई थी और 290 लोगों की मौत हुई थी। और आज के दिन 13 फरवरी काफ़ी खास है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे वीक का आज देखा जाए तो ये वीक का आज लास्ट डे है, कल वैलेंटाइंस डे मनाया जाएगा। तो आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें स्पेशल फील कराएं और
कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा कार्यक्रम जो है वो लाइव फोनो भी है, यानी कि आप हमारे जो खास हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनको कॉल करके अपने मन की जो क्यूरियोसिटी है, जो अपने सवाल है वो पूछ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, एक बार मैं नंबर आपको बता देती हूँ। हमारा नंबर है 0755-266-0049 और हमारा टोल फ्री नंबर भी है, वो है 1800-233-0040। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बिना देरी किए मैं आपको हमारे खास मेहमानों से मिलाती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेखक और साहित्यकार सुदर्शन व्यास जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ दांते जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करने वाले हैं साहित्य से जुड़ी बातों पर कि वर्तमान में क्या परिदृश्य है साहित्य को लेकर। साथ ही हम डॉक्टर सौरभ दांते जी से जानेंगे कि रूट कैनाल और दांतों को फिक्स करने के लिए और इम्प्लांट कराने के लिए किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सुदर्शन जी चूँकि प्रेम का सप्ताह चल रहा है और आप लिखते भी उसी पर बहुत ज़्यादा कुछ है, तो क्यों ना एक आपकी किसी शायरी के साथ हम अपने कार्यक्रम को शुरू करें। जी ज़रूर। एक बहुत अच्छी कविता है और ये कविता जैसा कि अभी आपने बताया कि सिर्फ कपल्स के बीच प्रेम नहीं होता, जो भी रिश्ता है, जो भी अनाम रिश्ता है, उन सभी के बीच या जिसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, हम उससे भी प्रेम कर सकते हैं। तो कविता का शीर्षक है प्रेम लौटता ज़रूर है। ओके। प्रेम लौटता ज़रूर है, प्रेम लौटता है और ज़रूर लौटता है, और जब लौटता है तो 1000 गुना ज़्यादा होकर लौटता है। ये मत सोचना कि तुमने जिसे दिया है वही लौटाएगा, कहीं से भी लौट कर आएगा, पर लौट कर आएगा ज़रूर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, क्योंकि प्रेम लौटता ही है। अगर ना लौटा तो समझ लेना कि तुमने प्रेम दिया ही नहीं कभी किसी को, बल्कि तुमने छल किया था, धोखा दिया था, दिखावा किया था प्रेम का। अगर दिया होता तो लौटता ज़रूर, क्योंकि यदि, और यही इस जगत का नियम भी है, अपमान तो अपमान, सम्मान तो सम्मान, घृणा तो घृणा, और प्रेम तो प्रेम लौटेगा ज़रूर। बिल्कुल, मतलब कि बहुत ही अच्छी शुरुआत की और बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि होप नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर आपने कभी किसी को कुछ दिया है तो वो ज़रूर आपके पास उसी वे में लौट कर आएगा। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा करो और वो अच्छा ज़रूर कभी ना कभी रिवर्ट होगा। चूँकि आप साहित्य पे लिखते हैं, आपने 2 किताबें भी लिखी हुई हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से जो युवा है आज के दौर का और जो लिखना चाहता है, जो जिसे लिटरेचर और साहित्य में बहुत इंटरेस्ट है, वो कैसे अपनी तैयारी करे? देखिए, ये साहित्य विधा में सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे अच्छा ऑरेटर, सबसे ज़्यादा अच्छा जो वक्ता होता है, सबसे पहले वो बहुत अच्छा श्रोता उसको होना चाहिए। उसी तरह से जो भी हम मेरे युवा साथी हैं, अगर उन्हें साहित्य के क्षेत्र में आना है, लेखन पठन के क्षेत्र में आना, तो सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सके उसे पढ़ना पड़ेगा। और आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आपका जो है मानसिक रूप से उस तरह से आपका विस्तार होता जाएगा और आप इस क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब कि पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं, चीज़ें जानेंगे नहीं, तब तक आप उतना अच्छा लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि लिखने के लिए आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर वहीं से आएगी। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, शब्द आपको पता नहीं, समझ आपकी विकसित होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर डॉक्टर सौरभ जी आपके पास आओ, और क्योंकि अभी बात हम प्रेम के ऊपर कर रहे हैं, लव के ऊपर कर रहे हैं, तो क्या आपके थॉट्स है किस तरह से जो ये पूरा वीक है और लोगों को एक साथ सेलिब्रेट करना चाहिए? जहाँ तक है प्रेम की बात, तो प्रेम जैसे आपने बताया कि कपल्स के बीच के अलावा आप अपनी पैथी से, आप जिस विषय पे कार्य कर रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा प्रेम करें। मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि जैसे मुझे, अगर मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ तो मैं उसके दांतों से बात कर रहा हूँ या मैं उसके चेहरे से बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरा कार्य वही है और मैं अपने विषय को सबसे अच्छे से, अपनी पैथी को सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। इसकी विषय में यही है कि अगर आपने जैसे बोला कि, और विषय को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अध्ययन। बिल्कुल, अध्ययन, जैसे आपने बोला, जैसे आपने बताया था अभी कि सबसे अच्छा जो भैया ने बताया कि
श्रोता होना पड़ेगा पहले, तब फिर आप बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, जो एक स्टूडेंट है वो सबसे अच्छा एक टीचर बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट होना पड़ेगा। उसको अपना सबसे अच्छा शिक्षक अगर बनना चाहते हैं, सबसे अच्छा प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, खूब सारा पढ़िए। अध्ययन जिंदगी है, जिंदगी में अध्ययन ही करते रहिए। बिल्कुल। और अगर अपने काम से, जैसे कि आपने बताया कि आप को हर जगह दांत और चीज़ें दिखती है, अपना काम दिखता है क्योंकि आप डेंटिस्ट हैं, तो वही ज़रूरी कि हमें अपने काम से पहले सबसे ज़्यादा जी। प्रेम करना होगा, तभी हम चीज़ों को बेटर तरीके से बेटर कर तरीके पाएंगे और परफॉर्म उसे कर बहुत पाएंगे। अच्छे से हम लेकर आ पाएंगे। सर, अगर हम अपने विषय की बात करें डॉक्टर साहब, तो आजकल फिक्स टूथ जो है और दांतों की समस्या बहुत आम हो गई। और पहले तो सिर्फ होता था कि बच्चों को बहुत इश्यूज होते थे दांतों में, कि बच्चों ने मीठा खाया तो दांत में कीड़े लग गए, प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अब बड़े हो, छोटे हो या एडल्ट हो, सभी को दांतों की परेशानी है। तो फिक्स टूथ और जो टूथ या टीथ इम्प्लांट है, उसके बारे में आप बताइए। जहाँ तक रहा दांतों का सवाल, और आजकल जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जो हमारी फूड की क्वालिटी चेंज हो रही है, फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से हमारा दांतों के अलावा शारीरिक जो सारी संरचनाओं पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। अगर आज से 30 साल पहले आप जाएंगे या प्लान करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियां हमने सुनी नहीं थी, लेकिन आज कोई भी बीमारी किसी भी उम्र पे किसी को भी हो सकती है। जिस तरह का सिनेरियो है, हमें कहीं ना कहीं अपनी फूड हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, तो आप ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर का चौकीदार हमारा ओरल कैविटी है, हमारा मुंह है। अगर आप उसको सही से साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो ज़रूर ही हम उसको एक अच्छा शरीर को निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही एक समाज का या देश का या राष्ट्र का को समर्पित भाव से सेवा दे सकता है। जहाँ तक रही फिक्स टूथ की बात, तो फिक्स टूथ लगाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमको दांत नहीं होता है। अगर आप रात को ब्रश अच्छे से करते हैं, ये चूँकि हमारे जो प्रक्रियाएं हैं, या रात को भोजन को अवॉइड किया जाता था, लेकिन अब ऐसा हो गया हम लेट नाइट भोजन बहुत करते हैं। तो हमारा जो नियम है उसमें बदलाव करके हमको रात को भोजन के बाद ज़रूर साफ़ सफाई रखना चाहिए, ज़रूर ब्रश करना चाहिए। लोग पेस्ट मेरे से जब भी मेरी क्लिनिक पे आते हैं तो बोलते हैं सर पेस्ट कौन सा अच्छा है। मैं कहता हूँ पेस्ट के साथ साथ आप ब्रश पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ब्रश अच्छा है देन क्लीन अच्छे से करेगा वो। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि रात के टाइम आप जो है ज़रूर ब्रश करें। जहाँ तक बात रही मैम फिक्स टूथ की, तो फिक्स टूथ बेसिकली दो तरह से आजकल होता है। उसमें एक होता है कि ब्रिज देते हैं, फिक्स ब्रिज होता है, और एक इम्प्लांट होता है। ओके। चूँकि सिनेरियो ये है कि कई बार लोगों के मन में भावना आती है कि ब्रिज लगवाना महंगा है या इम्प्लांट्स महंगे हैं, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली एक डेंटिस्ट के साथ, एक क्लिनिक के साथ, वो क्लिनिक ना होके वो एक हॉस्पिटल होता है। बेसिकली हॉस्पिटल्स में क्या होता है, सारे अरेंजमेंट खुद करने होते हैं, देन पेशेंट आता है। हमारे पास भी ऐसा ही कि हम सारी उसकी जो ज़रूरतें हैं, हमको केवल पेपर या मेडिसिन नहीं देनी होती या जांचें नहीं लिखनी होती, हमारे साथ साथ उनको इम्प्लांट्स कौन सा देना है, कौन सी क्वालिटी का देना है, फिक्स टूथ किस क्वालिटी का दे रहे हैं, कौन सा है, वो मेटल है, सेरामिक है या DMLS है, जिरकोनिया, बहुत सारे क्राउन्स होते हैं। बिल्कुल। तो दो तरीके से हम लोग जो है फिक्स टूथ दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, रुकना चाहूँगी, हमारे साथ फ़ोन कॉल पर जो है जबलपुर से अशोक जी जुड़े हुए हैं, जो आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी मैडम जी, मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे 3 दांत खराब हैं, तो हम चाहते हैं एक दांत जो खराब है उसको निकलवा के हम उसको लगवा लें। हम तीनों इकट्ठे नहीं लगवाते हैं, तो क्या ये आवश्यक है कि तीनों दांत लगाना जरूरी है? क्या भाई जितने रुपए तो उतना काम होगा ना, ये बात है। तो ये गलत हो जाता है क्या? तीनों जरूरी लगाना बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपको इसका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब देखिए, जहाँ तक रही सर ज़रूरत की बात, तो ज़रूरत का जो डिसाइड करने वाला एक आप स्वयं हैं, और उसके साथ आपका कलीग डेंटिस्ट है जो आपको देख रहा होगा। जहाँ तक रही कि आपको एक दांत निकलवा के और आप चाहते हैं कि अगर आपके 3 दांत खराब हैं, देखिए क्या होता है कि जो ओरल कैविटी है बेसिकली वो ऑक्लूजन को मेंटेन करती है। ऑक्लूजन एक हमारे बॉडी को स्टेबिलिटी देता है ना। अगर आप मान के चलिए एक ही दांत का इलाज कराएंगे और दांत निकलवा देंगे, बाकी 2 का इलाज नहीं कराएंगे, उससे होता ये है कि जो दांत आप नहीं लगवा रहे हैं वहाँ पे शिफ्टिंग बढ़ जाती है टूथ की, और जब टूथ शिफ्ट होते हैं तो स्पेस होने के कारण वहाँ फूड लॉजमेंट आपका बढ़ जाएगा। फूड लॉजमेंट होने के कारण आपको ऐसा देखने में आएगा, आप ध्यान दीजिएगा अपनी खुद की, आपकी जो लाइफ है, आपने ध्यान दिया होगा, अगर जब से आपने दांत का इलाज शुरू किया हुआ है तो आप लगातार दांत के इलाज में जूझ रहे हैं,
उसकी वजह क्या है कि ज़्यादातर पेशेंट जो है दर्द के टाइम इलाज करा के हमारी बाकी ओरल कैविटी का ध्यान नहीं रखते या वो पूरा इलाज नहीं लेते हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा और यही आपको सलाह भी दूंगा कि आप आप चाहें तो सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं आपके जुड़े हुए से। मेरा ओपिनियन आपको केवल इतना सा है कि जो आपके डेंटिस्ट ने आपको सलाह दी है कि आप तीनों दांतों का इलाज कराएं, तो बिलीव मानिए आप अपने सभी दांतों का एक बार इलाज कराएंगे तो लंबे समय तक डॉक्टर्स के आपको चक्कर नहीं काटने होंगे। बिल्कुल। और आई गेस अशोक जी, शायद आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। जिस तरह से सर ने बताया है कि ट्रीटमेंट पूरी तरह से ठीक से लेना ज़रूरी है और जो आपका डेंटिस्ट आपको सजेशन दे रहे हैं उस पर आपको भरोसा करना चाहिए। अगर आगे बढ़ते हैं और सुदर्शन जी आपके पास में आती हूँ और आपसे बात करती हूँ, तो आपने तो किताबें लिखी हैं और वो किताबें बहुत खूबसूरत है, और क्योंकि ये पूरा वीक जो है वो लव वीक चल रहा है और आप स्पेशली जो है प्रेम के ऊपर लिखते हैं, तो अपनी किताबों के बारे में मुझे बताइए। जी, सबसे पहले मैं एक महेंद्र मधुर ने एक 4 पंक्तियाँ कही है, एक शेर है कि जो मिली मोहब्बत में हार कौन गाएगा, यार आपके दिल का हाल कौन गाएगा, हर तरफ लरसते इस नफरतों के मौसम में, और हम अगर नहीं होंगे तो प्यार कौन गाएगा। क्या बात है। तो ये जो किताबें हैं, रिश्तों की बूंदें पहली किताब मेरी मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के माध्यम से आई थी, और इसमें प्रेम कविताएं, श्रृंगार कविताओं के साथ सामाजिक कविताएं हैं और गीत हैं, गज़ल हैं। अच्छा। और देश भर में इसको खूब सराहना मिली थी। इसके बाद अभी कुछ महीनों पहले एक किताब आई है, सुन रही हो ना तुम, और इस किताब में पूरी प्रेम कविताएं हैं। कोशिश मेरी ये रही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हो गए हैं। हम लोग भीड़ में रहकर भी भीड़ में अकेले होते हैं। सोशल मीडिया पर हम चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्त हों, बहुत सारे फॉलोअर्स हों, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग अकेले रहते हैं। तो मेरी कोशिश रही है इस किताब में, सुन रही हो ना तुम में, कि जो व्यक्ति खुद से बात करता है और जो भी उसके जीवन में किसी रिश्ते की कमी होती है, वो भाई का हो, माँ का हो, दोस्त का हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो, और वो खोजना चाहता है, उसको लोगों में ढूंढता है, तो उस रिश्ते को वो खुद से पास में बैठ के जो महसूस करता है और बातें करता है, मेरी उन कविताओं को और उन भावनाओं को इस किताब में समाहित करने की कोशिश रही, और ये अभी प्रकाशित हुई है। तो मैं चाहूँगी कि 2 पंक्तियाँ आप इस किताब की हमें सुनाएं। जी ज़रूर। एक बहुत अच्छी कविता है, यादें। हमेशा ये तो जहन में घूमता होगा। इस कविता का जो मैं फॉर्मेट में आपको बता दूं कि जब कोई हमसे बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है और हमने उसके साथ कई सारे पल बिताए होते हैं, तो जो बीता हुआ पल है हम उसे याद करते हैं कि हमेशा ये तो जहन में घूमता होगा कि मैं तुम्हें कैसे भूल रहा हूँ। जब भी गुलाब देखती होंगी तुम, उसमें तुम मुझे पाती होंगी, लेकिन गुलाब देखकर मुझे तुम्हारी याद नहीं आती। सांझ का सूरज या निशा के चंदा को देखकर हम हमेशा एक दूसरे से बातें करते थे, दूर होकर भी उसमें एक दूसरे का अक्स निहारा करते थे, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारी याद नहीं आती। 8 बजे रोज दिल्ली की ओर जाने वाली उस फ्लाइट को देखकर तुम मुझसे रोज बातें करती थी ना, अब वो फ्लाइट भी देखकर मुझे तुम्हारी याद नहीं आती। अब नहीं करता किसी भी मंदिर में जाकर तुम्हारे बगल में खड़े होने का एहसास भी। दर्द में कराहते रहना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन तुम्हें बताकर वो फिक्र लेना मुझे नहीं आता। जानती हो क्यों? क्योंकि वादा था कि साथ रहेंगे, जहन में, दिल में, और जो साथ होता है ना, उसे कभी याद नहीं किया जाता, बल्कि उसे जिया जाता है। सुन रही हो ना तुम? क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा हुआ है। और हमारे साथ फ़ोन कॉल पर जो है वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। सर आवाज़ मिल पा रही है आपको? हाँ जी, डॉक्टर राहुल रंजन। बिल्कुल सर। सर कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोज़गार मेले में जिस तरह से कई सारे युवाओं को रोजगार के लिए पत्र बांटे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जो प्रयास मोदी जी ने जो रोजगार मेले में जो बांटे हैं, बेरोजगारों के लिए जो सुविधाएं इकट्ठी की हैं, मैं यहाँ तक समझता हूँ कि इन चीजों में इसको अमली जामा पहनाना जरूरी है। क्या होता है कि राजनीति में
घोषणाएं हो जाती हैं, पत्र बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक सिस्टम जो होता है वो काम नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ी जरूरत तो ये है कि प्रशासनिक सिस्टम काम करे। ओके। यदि घोषणाएं हो गई हैं, आपको पत्र दे दिए गए हैं, लेकिन उनको क्या होता है कि ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती, उसमें बहुत सारे इतने दिक्कतें आती है कि बाद में ये होता है कि राजनीतिक तौर से घोषणा तो हो गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि रोजगार की उपलब्धता और ये सुनिश्चित कराया जाए कि जो व्यक्तियों को पत्र दिए गए हैं वो टाइम पे एक टाइम लिमिट दी जाए, उस टाइम पे उनको काम मिल जाए। जब तक वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा तो फिर वो आंकड़ेबाजी हो जाती है कि आपने इतने लोगों को, इतने हजार लोगों को पत्र बांट दिए। और अमूमन होता क्या है कि इस तरीके की जो घोषणाएं होती है, इस तरीके के जो आयोजन होते हैं, इसमें होता ये है कि 3, 4, 5 लोगों को तो एक कहा जाए कि औपचारिकता बतौर बिल्कुल, लेकिन पत्र सर दे दिए कहा जाते गया हैं। है कि अब किसी भी तरह का डिले नहीं होगा और जिनको जी। अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है उस पर जल्दी काम किया जाएगा। साथ ही अगर हम अंतरिम बजट के ऊपर बात की जाए तो उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, अंतरिम बजट तो क्या होता है कि जब सरकार नया चुनाव के मूड में आ जाती है और नया चुनाव होने वाला होता है तो अंतरिम बजट ये होता है कि जब तक नई सरकार बैठे उसके पहले तक सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं और मूलतः से ये होता है जो विकास के जो काम है वो रुके नहीं, उनके बजट दे दिए जाते हैं। सरकारी एम्प्लॉइज जो भी हैं बिल्कुल उनके सर, तनख्वाहों में कोई दिक्कत लेकिन ना ये हो। तो अंतरिम अंतरिम बजट था बजट और को आप अंतरिम बजट में मूल बहुत बजट ज़्यादा नहीं सर मान सकते। सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ये है कि वैसे देश चलना नहीं होती चाहिए, है। विकास बिल्कुल रुकना सर। नहीं चाहिए, उसकी व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल तो सर। इसके बाद चुनाव सर के बाद में वो पूरा बजट आएगा, बिल्कुल सर, उस अंतरिम समय आएगा। हाँ सर, जी। जब आम बजट आएगा तो बहुत सारी उसमें उम्मीदें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार हम तक रखे। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर दाती जी आपकी तरफ। तो क्योंकि बात जैसे अभी इन्होंने इतनी अच्छी प्रेम की शायरी बताई है और चीज़ें बताई है, और क्योंकि आप अपने काम से उतना ही प्रेम करते हैं, और अगर हम दांतों की बात की जाए, और दांत सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सुबह उठते से आई गेस मुझे लगता है कि 90% लोग सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश करते हैं। और आपने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि हमारा ब्रश ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को मैंने नोटिस किया है, अपने आसपास भी नोटिस किया है कि एक ही ब्रश को कई सालों तक वो घिसते रहते हैं। तो ये करना कितना हार्मफुल है हमारे दांतों के लिए? जहाँ तक रही ब्रश की बात, देखिए आप जब ब्रश लेते हैं तो देखें उसकी हार्डनेस कितना है। वो हार्ड नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। आजकल बहुत सारे सॉफ्ट ब्रश आने लगे हैं, सॉफ्ट ब्रिसल्स आते हैं, सेंसिटिव ब्रश के नाम से भी ब्रश आने लगे हैं। लोग सेंसिटिव पेस्ट तो लेते हैं, जबकि पेस्ट लेना एक दवाई है और वो डॉक्टर का डिसीजन होना चाहिए। लेकिन ब्रश आपको चूज करना होता है। तो आप एक सॉफ्ट ब्रश लेंगे, जनरली इसको 3 महीने आप यूज करिए। 3 से 4 महीने में ज़्यादातर ब्रश अपनी हार्डनेस, जो सॉफ्टनेस है वो हार्डनेस में बदल जाती है, जिससे वो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट, मेरे पास केस आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मुझे ठंडा गर्म लग रहा है, और वो मन के अंदर ही रखते हैं। सबके मन में एक भावना होती है कि मेरे दांत सफ़ेद से सफ़ेद दिखें। लेकिन दांतों की सफाई या दांतों का जो कलर है वो बेसिकली एक तो नेचुरल होता है। दूसरी चीज़, अगर आप दांतों को ओवर यूज करेंगे, जैसे ओवर यूज में आप ब्रश को ज़्यादा घिसेंगे तो आपका ब्रश दांत को नुकसान भी पहुंचाता है। कई बार रूटीन लाइफ में मैंने देखा है अपने पेशेंट्स में कि वो नॉर्मल अच्छे से ब्रश करते हैं, कोई बैड हैबिट नहीं है, लेकिन ओवर यूज मतलब ब्रश को लगातार बहुत समय तक यूज कर रहे हैं और उसको बदल नहीं रहे। तो क्या होता है, दांत, मैंने देखा सर्वाइकल रीजन मतलब गम्स और दांत के बीच का जो एरिया, दांत का ऊपर का हिस्सा बनता है, वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं। लोगों की आम भाषा को मैं गड्ढे में बता रहा हूँ उसको फिर लोग आते हैं, लोग उसको और लेट होते हैं। जैसे अभी लास्ट कॉलर ने कहा कि सर हम इतना इलाज कराएं या उतना नहीं कराएं, तो पेशेंट एक उस पर ध्यान देता है। तो ब्रश आप बदलें, जरूर बदलें, 3 महीने के अंदर बदलें, और सॉफ्ट ब्रश जरूर लें। जिससे क्या होगा, आपको बहुत सारा, देखिए आप जितना लेट इलाज लेंगे और जितना ज़्यादा आप ब्रश में पैसे बचाएंगे या समय बचाएंगे, उसमें आपका नुकसान ये है कि आप अपने दांतों को सफ़ेद तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दांत की वाइट लेयर के अंदर जो डेंटिन की लेयर होती है बेसिकली वो येलो होती है। तो अब देखेंगे जो लोग कहते हैं ना बहुत सारा ब्रश करता हूँ, उनके दांत वाइट होने के बजाय येलोइश हो जाते हैं। तो ज़्यादातर इसलिए आप सॉफ्ट ब्रश जरूर यूज करें, और उसको ही मतलब हमेशा अपने सभी परिवार वालों पर ध्यान रखें कि वो रात के टाइम ब्रश करें और ब्रश बदलें और सॉफ्ट ब्रश लें। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अपने ब्रश को टाइम टू टाइम हमें चेंज करते रहना चाहिए। इसके साथ ही हमारे साथ फ़ोन कॉल पर स्पर्श द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, वैलेंटाइंस डे वीक चल रहा है और प्रेम, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ कपल्स में नहीं, हमें अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सबके साथ जो है स्प्रेड करते रहना चाहिए और लोगों में खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका? जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि जब हम प्रेम की बात करते हैं तो ये सिर्फ व्यक्ति और ये नहीं, हम अपने आसपास, हम अपने शहर से भी प्रेम कर सकते हैं। और वो प्रेम एक ऐसी परिभाषा है जिसके चलते आज आप अपने परिवार के साथ साथ अपने शहर की भी जिम्मेदारी लेते हैं और जिसमें आप उसके लिए कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो कि आपके शहर को एक मिसाल बनाता है और आगे चल के आप उसी के माध्यम से एक रोल मॉडल टाउन भी बना सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से वैलेंटाइन की परिभाषा में हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं लोगों में एक चीज देखनी जरूरी है कि व्यक्ति के अलावा हम बाकी चीजों के लिए भी उसके साथ अपना वैलेंटाइन बना सकते हैं। और इसी के चलते उस प्रेम की परिभाषा में हम एक दूसरे के साथ साथ पूरे देश, पूरे परिवार, पूरे शहर के भी अपना योगदान दे सकते हैं। सर, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि हम अपने शहर से भी प्यार कर सकते हैं और अपने शहर के साथ एक अलग तरह का प्रेम सबको होता है और वो जो ताल्लुक़ होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जिस तरह से अपने शहर को, अपने आसपास हमें साफ़ सफाई बरतनी चाहिए, उसको लेकर आपका क्या मैसेज है? हमें किस तरह से उसके लिए काम करना चाहिए? देखिए, स्वच्छता तो हमेशा अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे एक सर्वप्रथम होनी चाहिए। और आज अगर हम देखें, चाहे मंदिर हो चाहे कहीं भी हो, उसको बिल्कुल ये देखते हैं कि सबसे पहले हम स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें। हम अपने लिए भी स्वच्छता के लिए ध्यान देते हैं, उसी तरह हमें अपना आसपास, अपना शहर, अपनी कॉलोनी, अपना जिला, अपना मोहल्ला, इसे भी स्वच्छ और बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, जिसके चलते हम एक स्वच्छ जीवन के साथ साथ एक स्वस्थ जीवन भी जी सकें। और आसपास आने वाले समय में अगर कोई पर्यटक भी अगर आपके शहर आता है तो स्वच्छता को देख के ही और ज्यादा वहां से प्रभावित होता है। उसको लगता है कि मैं एक ऐसे शहर आया हूँ। और हमारे लिए तो एक गर्व की बात है कि आज हम अपनी स्वच्छतम, पूरे देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी भोपाल में है। और मुझे लगता है कि इसमें नागरिकों का योगदान और अगर बढ़ेगा तो ये वो दिन दूर नहीं है जहाँ भोपाल आगे चल के देश की स्वच्छतम राजधानी के साथ सबसे स्वच्छतम शहर भी बनेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, अपने शहर से प्रेम करना भी कहीं ना कहीं एक प्रेम का ही उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पर जुड़े। अगर सुदर्शन जी बात करें, जैसे कि सर ने बताया, बहुत खूबसूरत बात कही है कि प्रेम, और आप प्रेम पर ही लिखते हैं कि प्रेम सिर्फ कपल्स में नहीं हो सकता, जैसे हम शहर से भी प्रेम कर सकते हैं और अपने शहर से एक अलग ताल्लुक़ होता है, एक अलग प्रेम होता है। तो उस प्रेम के मायने को आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूँ कि प्रेम पानी की तरह होता है। जैसे पानी अपना रंग, रूप और आकार देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल लेता है, ठीक वैसे ही प्रेम होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप प्रेम को कहाँ पर सेट कर रहे हैं, किस रिश्ते में सेट कर रहे हैं। माँ, भाई, दोस्त, पिता, जहाँ भी आप सेट करेंगे वो वहाँ उसका आकार भी बदल लेगा और अपना रंग भी बदल लेगा। आप देखें कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, लंबी यात्रा में, ट्रेन में या फ्लाइट में है, कोई अजनबी आपके बगल में बैठा हुआ है, हमने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन एक पहली मुलाकात में हम सिर्फ हल्का सा स्माइल कर दें तो वहाँ से जो प्रेम उपजता है, वहाँ से एक सहयात्री वाला जो एक रिश्ता बनता है, वहाँ फिर हम घर, परिवार, दुनियादारी, कई दफ़े दोस्ती तक हो जाती है। ऐसे रिश्ते बनते हैं कि वो अनाम रिश्ते रहते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। एक फिल्म आई थी वेडनेसडे, और उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब का एक कैरेक्टर था और उन्होंने बताया था कि जब उनसे पूछा, उन्होंने, अनुपम खेर थे वहाँ पे उस समय डीजी फिल्म में, तो उनसे पूछा कि आखिर कौन था जिसके लिए तुम इतना लड़ रहे हो, तुम इतने कॉमन मैन बन रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कोई था, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन रोजाना मुझे मिलता था और देखकर स्माइल कर देता था, मुस्कुरा देता था, बस इतना ही रिश्ता था। हाँ। तो ज़रूरी नहीं है जो प्रेम होता है वो अनाम होता है, अजर होता है, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। मैं तो ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई जीवित व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो, उसी से प्रेम हो। कोई वस्तु से भी प्रेम हो सकता है, या इस दुनिया में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन हम प्रेम करते हैं, हम सजदा करते हैं। हम जब बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तब हम आखिरकार ईश्वर को याद करते हैं। और जितनी ज़्यादा अगाध श्रद्धा, आस्था हमारी होती है और हमें महसूस होता है कि नहीं यार वो आएगा और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो दुनिया को झुका दे या जिसके आगे सारी दुनिया झुकती हो, अगर आपकी आस्था, आपकी शिद्दत उतनी ज्यादा पावरफुल है तो दुनिया को झुकाने वाला भी आपके लिए झुकेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बिल्कुल। तो जी, मतलब आप बस कोशिश करते रहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप जो है प्रेम को, जी, मतलब मैं आप ही छोटी सी एक बात आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छा एक उदाहरण है,
श्रीमद् भागवत का है कि उद्धव जी जो थे, हमारे यहाँ प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, अलग अलग मार्ग हुए हैं। तो ज्ञान मार्ग में उद्धव जी को बहुत अधिष्ठात्र माना गया है, लेकिन जब उन्हें अहंकार हो जाता है अपने ज्ञान का, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मुझे अपनी गोपियों की, राधा की, ग्वालों की बहुत याद आ रही है। तो उद्धव उन्हें ज्ञान मार्ग का ज्ञान देने लगते हैं। बोले तुम तो ईश्वर हो और ऐसी बात करते हो। तो बोले उद्धव एक बार जाओ ब्रिज और मिल के आओ। जब उद्धव वहां जाते हैं और सारा डिस्कशन होता है, तो उद्धव प्रेम मार्ग में इतने पागल हो जाते हैं कि अपना ज्ञान मार्ग भूल जाते हैं। और छोटी सी बात है कि जब गोपियों से मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, आखिरकार जब वो राधा के पास जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या है ये, तुम ईश्वर है वो और तुम इस तरह के पागल हुए जा रहे हो, मतलब ये शब्द होते हैं उनके। तो राधा कहती है कि तुम नहीं समझोगे, प्रेम विरह है, प्रेम पीड़ा है, प्रेम प्रतीक्षा है, और उसमें जो आनंद है ना, वो उस आनंद का पार नहीं पाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वर्तमान के परिदृश्य की बात करें और युवाओं से अगर मैं इस बात को जोड़ूं, तो देखा जा रहा है कि आजकल जो युवा हैं वो लिटरेचर की तरफ उतने ज़्यादा नहीं है जितना एक दौर हुआ करता था, जब हमारे पास बहुत अच्छे साहित्यकार हुआ करते थे, राइटर अभी भी एक है, लेकिन अगर हम पुरानी किताबें खोजें तो वो बहुत ही बेहतरीन हुआ करती थी। तो उसके पीछे आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो युवा बहुत अट्रैक्ट नहीं हो रहा है अब? उसका सबसे बड़ा कारण ये है सोशल मीडिया आना, सोशल मीडिया का आना। और हम लोगों में जो खास तौर पे मेरी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, और मैं इसको स्वीकार रहा हूँ कैमरे के सामने, कि हम लोगों में सुनने की क्षमता खत्म हो गई है, पढ़ने की क्षमता खत्म हो गई है। बगैर सुने, बगैर पढ़े या बगैर सीखे हम लोग ये सोचते हैं कि बस थोड़ा बहुत कर लिया और उसके बाद कुछ दो चार चीज़ें आ गई तो हम उन लोगों की श्रेणी में आ गए जो बड़े हैं, विद्वान हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी पीढ़ी की कमी है। और इसके साथ मैं आग्रह भी करना चाहूँगा उस बड़ी पीढ़ी से जो हमारी उंगली पकड़ करके हमें आगे ले जाए, क्योंकि मैं ये भी महसूस करता हूँ कुछ अपवाद ऐसे छोड़ दें जो नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे साहित्य में, क्योंकि पुराने दौर में मैंने देखा है कि वो लोग अपनी नई पीढ़ी को उंगली पकड़ कर आगे बढ़ाते थे। आज के नए दौर में चाहे लेखन का क्षेत्र हो, और जब युवा आते हैं तो बड़ी पीढ़ी उन्हें आगे बढ़ाए, उन्हें सिखाए, इस और ले जाए। कई सारे ऐसे कवि हैं, युवा कवि हैं जो कि जो जाने माने देश के बड़े नाम हैं, और वो उन लोगों ने हिंदी साहित्य से न सिर्फ युवाओं को जोड़ा है बल्कि गांव-गांव में लोगों को भी जोड़ा है, साहित्यकारों को भी जोड़ा है। धीरे धीरे थोड़ा सा, हाँ, मैं इस बात को स्वीकार मैं आपको बस 2 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फोन कॉल पर उत्कर्ष व्यास जी जुड़ चुके हैं जो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। उत्कर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी। जी सर, बताइए सर। हाँ, मैं सुदर्शन व्यास जी से प्रश्न पूछना चाह रहा था कि अभी जो वर्तमान में फिल्में आ रही हैं, उनका जो चरित्र दिखाया जा रहा है युवा का, उसमें जो प्रेम को दिखाया जा रहा है, आप उसे किस रूप में देखते हैं? कि मतलब अभी के युवा को क्या आप एनिमल के हीरो की तरह देखते हैं, या रामायण के जैसे राम का कैरेक्टर ले लें या पुराने किसी फिल्मों का कैरेक्टर ले लें, आप उस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि एनिमल फिल्म में पूरा जो प्रेम जो है वो एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि उसमें जो बच्चा रहता है पिता के प्रति बचपन से प्रेम रहता है, और उसमें एक हीन भावना आ जाती है कि यार मैं अपने पिता के लिए इतना प्यार करता हूँ, इतना उन्हें चाहता हूँ, लेकिन इसके बाद भी उनका एक सिंगल एक छोटा सा अट्रैक्शन भी नहीं होता है, टेंशन भी उनका नहीं होता है। और इसके इतर जो दूसरा जो हम कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें हम देखें जॉय ऑफ गिविंग की जो फीलिंग होती है, देने का सुख होता है, बड़ा शांत सा सौम्य सा प्रेम होता है। तो 21वीं सदी जो है ZZ जिसे हम कहते हैं 2000 के बाद से आई है, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि हर 100 साल में एक मानस बदलता है। तो प्रेम तो सौम्यता का प्रतीक है, ईश्वर का उपहार है, शांत जितना ज़्यादा हो सके उसकी एक अभिव्यक्ति है। तो मैं इस बात को उत्कर्ष जी की इस बात को मैं सहमत हूँ कि जो एनिमल फिल्म वाला जो प्रेम है एक हद तक उतना ज़्यादा स्वीकार योग्य तो नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि उसके पीछे बच्चा जो है, बच्चे का जो प्रेम है वो बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है। क्यों है? क्योंकि वो अपने पिता से जब प्रेम करता है तो पिता के द्वारा उन्हें अटेंशन नहीं मिलता, पिता बच्चे के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चा जब उसमें हीन भावना आ जाती है और उसे लगता है कि यार नहीं देख रहे हैं,
तो अपने आप ही उसमें उस तरह का वो आएगा कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिता मेरे प्यार को समझे, मेरी फीलिंग को समझे। लेकिन पिता का बच्चे के प्रति जो अनुराग है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो मैं इस बात में कहना चाहूँगा कि जो इस तरह की जो फिल्में हैं उसमें थोड़ा सा फिल्मकारों को ये भी एक मैसेज देना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। Exactly. इसके जरिए प्रेम का जो परिभाषा है समाज में, उसमें जो एक बदलाव हुआ है वो थोड़ा सा गलत है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उत्कर्ष जी तक जो है जवाब पहुंच गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी। और हमारे साथ फ़ोन कॉल पर माधवी जी जुड़ी हुई हैं। माधवी जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? तकनीकी शायद कोई इशू हो गया है, फिर से दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आपके पास आ पाए, और जैसे कि इन्होंने अभी एक और बात की और रिकनेक्ट हम बात करते जा रहे हैं, पीढ़ियों की बात की है, तो क्या जो दांतों के इशू होते हैं वो भी ऐसे जेनेटिक हो सकते हैं? कुछ हद तक बिल्कुल ये सही बात है कि जैसे ज़्यादातर मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो गम्स हैं उनकी बीमारियां ज़रूर जेनेटिक्स में होती हैं। और अगर आप अपने अब अभी हमारा जो समय है, जैसे एक बात कही कि प्रेम से, जहाँ तक उन्होंने अभी व्यास जी ने बताया कि कोई भी अगर प्रेम तो है, उसका व्यू बदल सकता है, उसका परिदृश्य बदल सकता है, उसका व्यवहार बदल सकता है। उसी तरह क्या होता है कि अगर हेल्थ को से प्रेम करना है अपनी, तो हमें उसको देखना होगा कि मेरी लाइफ में मैंने किन चीज़ों को, समस्याओं को झेला है, तो हमारे बच्चों में कहीं वो आने के चांसेस तो नहीं है। तो हमें बिल्कुल ये बात भी सही है कि गम्स के प्रॉब्लम्स में या कुछ दांतों की प्रॉब्लम में हेरिडिटरी और जेनेटिक्स रहती है, जिससे अगर आप माफ़ कीजिएगा, बस 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगी। हमारे साथ फ़ोन कॉल पर माधवी जी जुड़ी हुई हैं, जो मनोवैज्ञानिक है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते, थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेम से जुड़ी चीज़ों की, कई बार रिजेक्शन जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि कैसे उससे उभर सकते हैं? जी, देखिए, ये अभी क्या बच्चों में बहुत ही कॉमन है कि वो फ्रेंडशिप को अलग लेवल पे ले जाते हैं, रिलेशनशिप के लेवल पे ले जाते हैं, और क्योंकि टीनेजर्स रहते हैं, बहुत ही यंग रहते हैं, तो वो इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। तो जब इनको रिजेक्शन होता है तो इनको बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए कि कोई बात नहीं है, अगर आप किसी को चाहते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है सामने वाला भी आपको प्यार करे। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो उनको यही समझना चाहिए कि अगर कोई ने आपको रिजेक्ट किया है तो अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है, कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है ये। ये अभी तो जिंदगी शुरू हो रही है, बहुत सारे लोग आएंगे आपकी जिंदगी में, बहुत सारी रिलेशनशिप्स होंगी, और अलग अलग लेवल पे, हम जैसे फ्रेंडशिप के लेवल पे किसी को लव करते हैं, किसी को अलग मतलब किसी और को प्यार करते हैं, तो ये अभी जस्ट शुरुआत है। तो और अगर मतलब बहुत सीरियस भी है और रिजेक्ट भी किया गया है, तो उनको अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीजों में लगानी चाहिए। बिल्कुल। और अगर इसी तरह से बात की जाए तो एग्ज़ाम में भी फेलियर से बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और क्योंकि एग्ज़ाम का पूरा दौर चल रहा है, 10th 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको लेकर आपका बच्चों को क्या मैसेज है कि किस तरह से उन्हें प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, और अगर फेलियर भी हाथ लगता है और उतने परसेंटेज या उतने नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो दुखी ना हो, डिस्ट्रेस ना हो? जी, देखिए क्या होता है, पहले तो बच्चों को डे 1 से बोलते हैं कि डे 1 से पढ़ाई शुरू करिए, जो कि नहीं कर पाते हैं बच्चे। हर बार तय करते हैं, सोचते हैं, रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हर नई कक्षा में पहले दिन से पढ़ेंगे, पर वो हो नहीं पाता है। तो फिर जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और जस्ट इन केस आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है और ये हो रहा है कि मतलब आपने जितना एक्सपेक्ट किया है आपको उतने नंबर नहीं आए हैं, या चलिए ये भी मान के वर्स्ट केसेस में कि फेल हो गए आप, तो देखिए पूरी जिंदगी है आपके लिए। और जितने हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जितनी सक्सेस स्टोरीज हम पढ़ते हैं, वो सब इसी पे आधारित होती हैं, बिल्कुल, कैसे लोग अपने फेलियर से ऊपर उठे हैं। तो आप सोचिए कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। बिल्कुल, ये हमारे लिए एक मतलब सीखने वाली बात है, और हम इसे सीखें। बिल्कुल, मतलब फेलियर से कभी भी डरना नहीं है, मोटिवेशन लेना है और आगे बढ़ते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि बात की जाए, और अभी बच्चों से रिलेटेड ही बात की जा रही थी, लेकिन बच्चों के साथ साथ एक बेसिक प्रॉब्लम है जो बड़े होती है विजडम टूथ,
यानी कि अकल दाढ़ आना, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सभी को होती है, और अगर ये किसी को हो जाए तो इसे कैसे, इसका क्या सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए? विजडम टूथ जनरली ज़्यादातर देखा गया है कि 18 साल से लेकर 24 साल के लोगों के बीच में आता है ना। पर आजकल के सिनेरियो में ये भी हम पाया जा रहा है कि हम लेट भी आ रहा है, कई बार वो क्रॉस कर जाता है, अगर 24 के बाद भी कई बार वो लेट आता है और परेशानियां खड़ी करता है। विजडम टूथ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वही एक ऐसा एकमात्र टूथ है जिसके अनइवन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि इसमें देखा जाए तो कभी कभी वो मीजियो एंगुलर, अगर एक डॉक्टर की भाषा में बताया जाए तो एक मीजियो एंगुलर, डिस्टो एंगुलर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वक्को एंगुलर, लिंगो एंगुलर, इन्वर्टेड, कई तरह से 8 तरह से ये आ सकता है। मतलब कि देखा जाए तो ये किसी भी डायरेक्शन में आ आपके सकता है। और मेरा को सबसे ज़्यादा इसके ट्रीटमेंट को लेके सबसे पहले कई बार क्या मैंने ये देखा है, या मैं ये कहना चाहता हूँ जिनको भी ये समस्या है, कई बार क्या होता है वो उसको तकलीफ नहीं दे रहा होता है, और जब डॉक्टर के पास, डॉक्टर की नज़र में कई बार ये पकड़ में आ जाता है बाई एक्सरे, पेशेंट कई बार दूसरे दांतों के लिए जाते हैं और डॉक्टर से सजेस्ट करता है कि उनको ज़्यादातर अगर वो स्ट्रेट अवस्था में नहीं है, सीधा नहीं आया है, तो आप उसको एज सून एज पॉसिबल, अगर वो यूज नहीं है भविष्य में तो उसको निकलवा लेना चाहिए। उसकी मेन वजह ये है, मेरा उसको कहने का, सजेशन देने का मतलब ये है, क्योंकि वो ज़्यादातर ये देखा गया मैम कि उसमें वो आगे वाले दांत को खराब कर देता है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं या जब भी डॉक्टर्स के पास पेशेंट आते हैं तो कई बार अक्कल दाढ़ बेसिकली विजडम टूथ 8वें नंबर का टूथ होता है, और लोग मेरे पास समस्या लेके आते हैं 7वें नंबर की, सर कि मुझे सर दर्द है और काफ़ी तकलीफ है। तो मैं ये पाता हूँ उसमें कि जो 7वें नंबर का दांत है उसकी खराब होने की वजह 8वें नंबर का दांत यानी कि विजडम टूथ है। तो इसको जनरली आप एक अच्छे सर्जन के साथ मिलके, एक अच्छी टीम के साथ मिलके इसको हम लोग बहुत कंफर्टेबली निकाल देते हैं। उसको बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि जो ये कई बार नर्व के पास से गुजरता है, तो उसमें ये, हालांकि ये कंसर्न डॉक्टर का है, आप एक अच्छे डॉक्टर को चूज करके उसको, अगर आपको टेढ़ा दांत है, अंदर है, तकलीफ है, तो आप उसको निकलवा दीजिए, और अगर स्ट्रेट है तो वेट एंड वॉच करिए। कई बार पेरिकोनोनाइटिस भी एक समस्या है, कई बार मैंने ये भी देखा है, कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, सर काफ़ी दर्द है मुझे, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, चबा नहीं पा रहा हूँ और डिग्ल्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, भोजन को निगलने में भी समस्या होती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो दांत होता है अक्कल दाढ़, वो नीचे शिफ्ट रहता है थोड़ा सा, और उसके ऊपर गम शिफ्ट रहते हैं। तो या तो गम की सर्जरी करके, सिंपल सी छोटा सा जॉब है, उसको गम को हटवा दीजिए, या सफाई पे ध्यान दीजिए। अगर ब्रशिंग अगर वहाँ पे अच्छी रहती है तो वो दांत हो सकता नहीं भी निकालना पड़े। लेकिन अगर आपको किसी भी अवस्था में पता चलता है कि मेरा दांत और जो यूजलेस है, मेरे को भविष्य में भी ना दिखने के काम आने वाला है, ना चबाने के काम आने वाला है, तो उसको हम ये नहीं चाहेंगे कि वो बीमारी के काम आए कम से कम। लेकिन कई लोगों में मिथ है, कई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि विजडम टूथ निकलवाना नहीं चाहिए क्योंकि सभी को नहीं आता है और उसे अकल से भी जोड़ के देखा जाता है। तो कई तरह के बेसिक मिथ है, इन मिथ्स को आप, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों तक बताएं कि ये सिर्फ मिथ है और ये इस तरह की चीज़ों पर विश्वास करना शायद और पेनफुल हो सकता है आगे चल के। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस विषय पर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर दाँत निकाल दें तो कहीं आँखें तो खराब नहीं हो जाएंगी। वो एक सेपरेट इशू है, आँख अलग है, दाँत अलग है। अगर हम लोग कई बार जिनके सभी दांत ही नहीं होते, 32 ही पहनाते हैं, पर देखते हैं उनकी आंखें तो बहुत अच्छी हैं। अगर सभी दांत निकलवा दिए गए होते हैं, सभी दांत गिर गए, तो क्या आंखें खराब होती हैं? तो ऐसा बिल्कुल मिथ है। देखिए क्या होता है, मैंने हमेशा से यही कहा कि आपकी पैथी आपका प्रेम। अगर आप उस विषय के जानकर्ता है, जैसे मैम आप इतने अच्छे से एंकर कर रही है, तो मुझे आपको सीखने को मिला, आपसे देखने को मिला कि यार कैसे प्रेजेंटेशन देना चाहिए। ऐसे ही अगर एक पैथी एक डॉक्टर आपको डिसाइड करता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएं हैं, आयुष्मान जैसी एक योजना है जिसमें आपको लगता है कि मेरे पास पे कम है, देन अपन गवर्नमेंट सेक्टर में जाके आप उसके पर इलाज को पूर्णता तक पहुंचाइए। अगर डॉक्टर आपसे कुछ कह रहा है तो उसको मानिए और उस दांत को जरूर निकलवा दीजिए। हमारे बुजुर्गों का उद्देश्य कभी भी गलत नहीं रहा, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन कई बार उनका उद्देश्य इसलिए बताते हैं कि आप उससे उस चीज का ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए अपनी केयर करें कि ऐसी परिस्थिति ना बने कि आपके दांत निकलवाना पड़े। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बेसिक ट्रीटमेंट्स तो नॉर्मली मिल जाते हैं, लेकिन दांतों का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, और खासकर इम्प्लांट की बात करें, और अब तो बहुत नई नई टेक्निक्स इम्प्लांट में आ गई है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। मैं फिर से एक बात कहूँगा, ये बात सही है, क्योंकि चूँकि क्या होता है, जनरली पेशेंट एक बाकी पैथी का जो डॉक्टर, जैसे मान के चलिए हार्ट का पेशेंट है या लिवर का पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, जब दांतों वाले डॉक्टर के अलावा वो कहीं जाता है तो वो केवल उसको प्रिस्क्रिप्शन करके
वो उसको दवाइयाँ बाहर से लेने बोलता है और जो जांचें वो भी बाहर से लेने बोलता है। तो उसको ये लगता है कि डॉक्टर के पास जो है जाने में केवल उसका एक कंसल्टिंग फीस का खर्च हुआ, लेकिन डेंटिस्ट के पास जाने पे फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, डेंटिस्ट को एक अपने पास खुद ही इम्प्लांट रखने होते हैं, वो परचेज करने होते हैं, उसकी पैथी पे लगातार अध्ययन करते रहना होता है। मैं 2009 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैम। देन मैं लगातार कई संस्थाओं से, मैं फेमडेंट में, IDM इंडियन डेंटल एसोसिएशन में भी हूँ, और मैं लगातार कॉन्फ्रेंसेज जाता रहता हूँ, उन पे स्पेंड करता रहता हूँ, और उस सब में यही आता है कि हम लोग का विचार बिल्कुल समाज को एक स्वस्थ समाज देना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इस बात पे हमारा ध्यान है। जैसे अभी हमने एक लास्ट कार्यक्रम में गवर्नमेंट को लिखा और बोला भी कि एक भोपाल में, हालांकि समय ये थोड़ा सा विषय से अलग है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमने 2 बातें गवर्नमेंट को कही हैं, जिसमें मंत्री महोदया भी थी और उन्होंने इंटरेस्ट लेकर उस पर कार्य करने का भी उन्होंने जवाबदेही दी है कि भोपाल की एक सबसे बड़ी समस्या है कि हर जो देश में 6वां कैंसर का रोगी भोपाल में अवेलेबल है, और ये हमारे लिए बहुत दुखद है, क्योंकि कैंसर एक परिवार को तो तोड़ता ही है, साथ में शरीर को भी तोड़ देता है। तो एक बात ये हुई। दूसरी बात, डेंटल इंश्योरेंस ना होना एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग बहुत इसमें परेशान हैं। तो गवर्नमेंट से हम फिर से निवेदन भी करेंगे, और आपके माध्यम से भी आप अगर बात पहुंचाएं, समाज अगर बात अपनी कहता है, आप समाज को नेतृत्व दे रही हैं, अगर आप समाज के तौर पे उनको तक पहुंचाएं, गवर्नमेंट सेक्टर तक, सेंट्रल तक, कि आपने मेडिकल के हर फील्ड को इंश्योरेंस से जोड़ रखा है, लेकिन डेंटिस्ट्री आज भी उससे दूर है। तो जो लोग अगर इंश्योरेंस लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सबके पास एक अच्छा सस्ता इलाज पहुंचेगा। और दूसरी बात, जहाँ तक है, कहीं ना कहीं हमें ये बात को समझना होगा कि एक डेंटिस्ट की क्लिनिक बेसिकली एक डेंटल क्लिनिक ना होके वो एक हॉस्पिटल है, जिसमें उसको सैलाइन से लेके सिरिंज से लेके सारे अरेंजमेंट्स खुद ही करने होते हैं। तो इस माध्यम से मैं और प्रयास फिर भी करूंगा, फिर भी मैं अपने कलीग डेंटिस्ट से बोलूंगा और कहूंगा भी कि हाँ, जहाँ तक है, हम ऐसा नहीं है कि हम सब पेशेंट को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं मैडम। आप देखते हैं, हम व्यवहारिक परिस्थिति भी देखते हैं, और बिलीव मानिए हमारा हर मित्र जो दंत चिकित्सक है वो ये इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा गरीब पेशेंट है या जो आर्थिक रूप पे उतना सक्षम नहीं है, तो हम ये मेरे विचार से बिल्कुल मैं हर सभी दंत चिकित्सकों की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल ध्यान रखते हैं और उनको सस्ता इलाज कराने का मुहैया करते हैं। बिल्कुल, ऐसा हम बिल्कुल प्रयास और कहीं ना कहीं ये शायद हम सबकी भी जिम्मेदारी कि ओरल हाइजीन बनाए रखना हमको चाहिए, और ब्रश करते रहना चाहिए, और हमेशा ख्याल रखते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और अगर सुदर्शन जी आपके पास आऊँ और किताब की कुछ पंक्तियों की बात की जाए, तो कुछ 2 पंक्तियां मैं सुनना चाहूँगी आपसे फिर से। एक बहुत अच्छी कविता है, प्रेम और पत्थर, सोशल कविता है। बिल्कुल। किसी से प्रेम करते करते जब पत्थर के हो जाओगे, उस रोज तुम भी पूजे जाओगे, क्योंकि इंसानों में प्रेम की परंपरा पत्थरों को पूजने से है। जो प्रेम की प्यास लिए उम्र भर भटका, आंखें पथरा गई, जिस्म पत्थर का हो गया, सच पूछिए वो मरकर भी देवता हो गया। क्या बात है। लोग वहां पर अपने प्रेम पाने के खातिर माथा टेकने आते हैं। जीते जी इंसान की सांसों का मोल न जान सके, वही लोग मन्नत की अर्जी उसी पत्थर के नीचे दबा कर जाते हैं। सच कहूँ तो ये आसान नहीं है इस युग में भी मोहब्बत को पा जाना। अगर किसी से प्रेम हो जाए तो यकीनन पत्थर के हो जाना। क्या बात है। सर, क्योंकि आप इतना अच्छा लिखते हैं और हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में साहित्य के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो आपने कैसे सोचा था कि मुझे जो है लेखन की तरफ बढ़ रहा है और लिखना है और इतना खूबसूरत लिखना है? एक्चुअली घर परिवार में लिखने पढ़ने का माहौल शुरू से रहा है। हाँ। बस फ़र्क इतना रहा कि मैंने विषय तो प्रेम चुना, और उसका कारण मेरी उम्र नहीं है, उसका कारण बहुत गंभीर है। गंभीर कारण ये है, अभी जैसे प्रश्नकर्ता ने सवाल किया था, एनिमल फिल्म का उदाहरण दिया था। मैं देखता हूँ कि अभी मनोचिकित्सक जो थी उन्होंने भी बताया कि बच्चे एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं और कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है, प्रेम का कोई भी रूप हो, लेकिन जब आप
उस जब आपको वो प्रेम नहीं मिलता है, चाहे दोस्ती हो या किसी भी तरह का हो, आप अपेक्षा कर लेते हैं और वो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं होती है, तो या तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं, या तो आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या सामने वाले को पहुंचाते हैं। हाँ। तो इस दुनिया में मैं मानता हूं कि प्रेम की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपसे किसी बात से असहमत हूँ, अगर मैं आपसे चिल्ला कर के बात करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि मेरी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो सारी आपकी नज़रों में ख़त्म हो जाएगी, और फिर वो एक जो बुराई है कि हाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आप पे चिल्लाया था या आपकी बेइज्जती की थी, वो आपको हमेशा याद रहेगी और हमारा रिश्ता तो टूट जाएगा। और उस बात का असर यहाँ बैठे 4 लोगों में भी पड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। तो और यही बात अगर मैं आपसे प्रेम से कहूँगा तो उसका असर यहाँ बैठे लोगों में भी पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि एक माहौल भी सेट रहेगा, रिलेशन खराब नहीं होंगे, किसी भी तरह के रिश्ते हों। तो मेरा ये विषय चुनने का कारण यही था, लिखने पढ़ने का शुरू से माहौल रहा, तो कोशिश ये रही कि अलग अलग जो अभिव्यक्तियां हैं या समाज में जो चीज़ें देखता हूँ, चीज़ें बिगड़ती है, रिश्ते बिगड़ते हैं, दोस्ती टूटती है, घर परिवार में छोटी छोटी बातों पे माँ बेटे के, पति पत्नी के, पिता पुत्र के या भाई भाई के बीच छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है, तिल का ताड़ राई का पहाड़ बन जाता है। लेकिन उन बातों को हम बैठ करके और प्रेम पूर्वक अगर अच्छे से समझें, सुने, बुने, मनन करें, और मैं मानता हूं कि अगर हम उसको अच्छे से हम उसका प्रेजेंटेशन करेंगे तो रिश्ते भी बने रहेंगे, दुनिया भी में भी प्रेम कायम रहेगा, हमारा समाज जो है बिल्कुल सुखमय रहेगा। बिल्कुल। और बस एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि समय सीमा में हम बंधे हुए हैं, आपने प्रेम के ऊपर लिखना चुना है, और ये एक ऐसा चीज़ है जिस पे लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे बखूबी और बखूबसूरती से आपको लिखना होता है, शब्दों का चयन बहुत खूबसूरत होता है। तो जो युवा इस तरह से लिखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से वो लिखे, कैसे शब्दों को चुने और कैसे वो आगे बढ़े? जी, मैं फिर से अपनी वही बात दोहराना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़ें, और प्रेम या कोई भी विषय हो, प्रेम की बात नहीं, हर विषय को हर पहलू से सोचें, चारों तरफ से, क्योंकि ज़माने में ऐसा कोई, इस दुनिया में कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे लेखकों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने व्यू नहीं दिए हों, और किसी भी एक व्यू को देख करके उस पे अपना जो है सेट ना करें कि नहीं भाई ऐसा ही हो सकता है। आप अलग अलग तरह से सोचें, सुने, और जितना ज़्यादा हो सके पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने आप विचार आपके पास आते जाएंगे। बिल्कुल, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लिखेंगे, और उतना ही खूबसूरत जो है आपकी तरह, जैसे कि आपने 2 किताबें लिखी हैं, उस तरह से आप लिखते जाएंगे। सर आपके पास आए, और ब्रीफ में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि दांतों की एक और इशू है जो यूजुअली आई गेस सबको होती है, सेंसिटिविटी, उसके पीछे क्या इशू है? बहुत छोटा सा जवाब में चाहूँगी क्योंकि हम समय सीमा में बंधे हुए हैं। सेंसिटिविटी बेसिकली एक तो क्या होता है, नेचुरली अगर जिनका इनेमल लेयर मान के चलिए कमज़ोर होता है या उसकी जो मोटाई है ऐसा कहा जाए तो वो कम हो, तो एक तो ये वजह होती है कि सेंसिटिविटी लोगों को जनरली आती है। दूसरी सेंसिटिविटी की जो मैं वजह देख रहा हूँ उसका जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि एक ब्रश का लंबे समय तक लगातार यूज किया जाना और एक ब्रश को बदला ना जाना या हार्ड ब्रश का यूज किया जाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि वो क्या करता है कि दांतों को खुद ही नेचुरली कट कर देता है। लोगों के मन में ये भावना रहती है कि हम उसको ज़्यादा सफ़ेद करें दांतों को, देन इस कारण से भी सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। सेंसिटिविटी पे पर मैं यही कहना चाहूँगा, सेंसिटिविटी पे मार्केट में, चूँकि हिंदुस्तान में अभी ये अलाउड है कि हम दवाई को भी मार्केट कर सकते हैं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह से मेडिकल चीज़ों को सेल नहीं किया जाता, मार्केट नहीं किया जा सकता। इस वजह से हो क्या रहा है कि लोग डायरेक्ट पेस्ट लेने चले जाते हैं, वो पेस्ट खुद ना खरीदें, ये एक बार डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपको फिलिंग की ज़रूरत है या आपको डिसेंसिटाइजर, आजकल एक लेयर्स भी लोग करते हैं, विनीर्स करते हैं, बहुत सारी परिस्थिति के हिसाब से जो चूज करते हैं इलाज को, वो डॉक्टर को डिसाइड करने देना कि कुछ से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि सेंसिटिविटी की सबसे बड़ी कारण मैं ये बताना चाहूँगा कि जब लोगों में एक कैविटी लगती है, गड्ढा लगता है, उनको सेंसिटिविटी से ही वो शुरुआत होती है और उसको फिलिंग होना चाहिए, लेकिन वो जब पेस्ट यूज करते हैं तो वो पेन को कम कर देता है वो, और अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो वो बीमारी बढ़ती चली जाती है। जब वो बीमारी बढ़ रही होती है तो लोगों को फिर रूट कैनाल पे जाना पड़ता है और वो सीवियर हो जाता है। तो सेंसिटिविटी को लेके यही है कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें और पेस्ट वो जरूर होगा तो जरूर सजेस्ट करेगा फिर। बिल्कुल, मतलब कि खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, जैसा आपका डेंटिस्ट बोलते हैं उसको फॉलो करना है और अपने दांतों का ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सौरभ सर, आपने इतने अच्छे विचार, इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक और हम तक पहुँचाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन जी, इतनी अच्छी आपने कुछ पंक्तियाँ सुनाई, इतना अच्छा लेखन आपका है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
इसी के साथ मैं नेहा लेती हूँ आपसे विदा, फिर होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल। नमस्कार।